बहुत स्वागत है आपका कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आपका प्रोग्राम। आप मैं हूं सौरभ, आपके साथ हमारे साथ मेहमान हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी। फिर आप लोगों का स्वागत। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे भीषण युद्ध की, जो 4 साल से चल रहा है। और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 7 युद्ध रुकवा दिए, 8वें की बारी है। हालांकि 8वें को रुकवाने की कोशिश तो वो बहुत महीनों से कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच जो शेक हैंड करवा कर उनको लगा था कि बस अब शांति हो जाएगी, वो दिन तो आया नहीं। ट्रंप ने जेलेंस्की को 28 पॉइंट्स का एक पीस प्लान दिया और ये भी कहा कि ये मान लें, नहीं तो फिर हमारी उनकी दोस्ती खत्म, ना हम उनको हथियार देंगे ना पैसा देंगे। ये ट्रंप ने सीधे सीधे जेलेंस्की से कहा और अब ये गुरुवार 27 नवंबर की उन्होंने उनको डेडलाइन भी दे दी। और ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर जेलेंस्की को लड़ना है तो लड़ लें, लेकिन अमेरिका उनका अब आगे और साथ देगा, इसकी उम्मीद वो ना करें। अब क्या ट्रंप का दबाव काम किया? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और उन्होंने कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है, अच्छी खबर आने वाली है। ट्रंप ने बताया कि रूस यूक्रेन के बीच बातचीत का निर्णायक मोड़ आ चुका है। वो कहते हैं, मैं नहीं कहता कि मेरी बात मान लो, अपनी आंखों से देखना तब यकीन करना, लेकिन इतना कह दूं कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, या यूं कहें कि हो चुका है। ये ट्रंप ने कहा। अब देखिए, अगर ये काम हो तो दुनिया के लिए इस वक्त तो सबसे अच्छी खबर होगी कि इतना बड़ा युद्ध रुक जाएगा, लाखों लोगों की उसके अंदर जान जा चुकी है। और हम भारतीय होने के नाते हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बात कि ये युद्ध रुके, तो हमारा और ये अमेरिका का जो झगड़ा है, जो हम पर जो टैरिफ लगा हुआ है, वो संकट भी खत्म हो। हमारे पुतिन यहाँ आ रहे हैं, हमको जो ये बैलेंसिंग करनी पड़ रही है रूस और अमेरिका के बीच में, ये भी खत्म हो। तो हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये युद्ध जो है वो रुकना चाहिए। ट्रंप जो ये बात कह रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? ये जो रूस यूक्रेन पीस टॉक में शामिल हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, उनके बयान से समझ में आता है। दरअसल ये जो 28 पन्नों का जो एक मसौदा दिया ट्रंप ने, ये पूरी तरीके से रूस के फेवर में झुका हुआ था। शर्तें क्या थीं? जितनी ज़मीन जो है वो रूस ले चुका, वो उसकी, डॉनबास का पूरा इलाका, 2-3 बड़े राज्य जो हैं वो देने पड़ेंगे, रूस को देने पड़ेंगे। यूक्रेन जो है वो कभी नेटो का मेंबर नहीं बनेगा, उसको अपनी सेना आधी करनी पड़ेगी। इस किस्म की बातें जो बिल्कुल आत्मसमर्पण के समान है, ये सारी बातें थी। और यूरोप के लोगों ने, बाकी देशों ने कहा कि साहब ये तो जो ऐसा लग रहा है कि ये तो रूस ने बना के दिया है अमेरिका को, ये तो रूस ने जो लिखा वो अमेरिका ने पेश कर दिया। और ये विवाद हुआ भी, बाद में सफाई दी मार्को रूबियो ने, विदेश मंत्री अमेरिका ने, कि नहीं ये कोई रूसी टेक्स्ट नहीं है, ये हमने ही मसौदा जो है तैयार किया, लेकिन ये पूरी तरीके से रूस के फेवर में झुका हुआ है। जेलेंस्की ने अपने देश से सीधे बात की और कहा कि साहब देखिए, 2 वक्त आ गया है, अब या तो हम अपनी इज्जत दांव पर लगा दें, इज्जत छोड़ दें, या फिर एक बड़ा महत्वपूर्ण साथी अमेरिका छोड़ दें। अब इसके बाद फिर यूरोप के देश, जेलेंस्की और अमेरिका, इनके सारे प्रतिनिधि मिले स्विट्जरलैंड में, जिनीवा में। वहाँ 2 दिन से बातचीत चल रही थी, कल बातचीत हुई और उसके बाद मार्को रूबियो का स्टेटमेंट आया। वहाँ क्या हुआ कि ये जो 28 पॉइंट्स थे, कुछ खबरें छपी हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कि इसमें कई पॉइंट्स हटा दिए गए हैं जो यूक्रेन और यूरोप को बिल्कुल स्वीकार नहीं थे, और 19 पॉइंट का शायद अब एक मसौदा बचा हुआ है। वो अब जेलेंस्की शायद उस पर तैयार हो, यूरोप उस पर तैयार हो। अब देखना है कि उस पर रूस तैयार होगा कि नहीं होगा। आप मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, की बात सुनिए। I think today was worthwhile. It was it is probably the most productive day we have had on this issue, maybe in the entirety of our engagement, but certainly in a very long time. But work remains, and because this continues to be a working process, you know, I don't want to declare victory or finality here. There's still some work to be done, but we are much further ahead today at this time than we were when we began this morning. अब आप इनकी बात शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं या हम जीत गए हैं, मतलब युद्ध रुकवाने में, लेकिन हम इतना आगे कभी नहीं बढ़ पाए थे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन ये हो क्यों रहा? क्योंकि ट्रंप ने एक लकीर खींच दी है। अब ट्रंप ने कह दिया कि अब ये युद्ध रुकना ही चाहिए, नहीं तो मैं पुतिन नहीं मेरी बात मानते, कोई बात नहीं, मैंने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, मैंने उनकी कंपनियों पर, तेल कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिए, उसके ऊपर तो मैं जो करूंगा सो करूंगा, मैं जेलेंस्की का भी साथ नहीं दूंगा। अब देख ले, फिर जेलेंस्की भी देख ले, लड़ना तो अपने बूते पर लड़े। अब उनसे एक सवाल हुआ, एक पत्रकार ने पूछा कि जेलेंस्की मिसाइल मांग रहे हैं आपसे। इससे बड़ा इशारा जो ट्रंप ने जवाब दिया, नहीं मिल सकता कि अमेरिका का रुख क्या है। और अमेरिका अगर साथ देना बंद कर दे जेलेंस्की का, तो वो कैसे लड़ेंगे? यूरोप भी कितना साथ देगा? ट्रंप ने कहा कि वो तो हमेशा मिसाइल मांगते हैं हमसे। अरे युद्ध जब शुरू करते हो तो यह सोच के शुरू करना चाहिए कि तुम युद्ध जीत भी सकते हो। अपने से 20 गुना बड़े प्रतिद्वंदी से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सुनिए।
He's always looking to purchase missiles. You know, he's against. Listen, when you start a war, you got to know that you can win the war, right? You don't start a war against somebody that's 20 times your size, and then hope that people give you some missiles. तो अब मैं विजय जी से पूछ रहा हूं, विजय जी, अच्छा हाँ, एक अपडेट और दे दूं। अब इसमें अब तीसरा पक्ष, रूस का पक्ष क्या है? क्रेमलिन जो वहां का ऑफिस है पुतिन का, उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आ गया, क्योंकि उनको भी पता लग गया होगा कि स्विट्जरलैंड में जो नया मसौदा बना है जिस पर यूरोप राजी है उसमें क्या है। तो रूस ने यह कहा है कि अमेरिका के इस पीस प्लान से अलग जो यूरोपियन प्रस्ताव आया है ये हमको स्वीकार नहीं है, रूस के लिए ये मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पिछले हफ्ते अमेरिका ने 28 सूत्रीय प्लान दिया था वही हमको मान्य होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने एक गुंजाइश छोड़ी है रूस ने। उन्होंने कहा हम इंतजार कर रहे हैं, अब एक बार एक जो नया मसौदा तैयार हो रहा है वो आ जाए, उसके बाद हम मानेंगे, लेकिन मोटे तौर पर जो पहले ट्रंप ने कहा था हम उस पर राजी हैं। तो क्या अब, लेकिन मार्को रूबियो कह रहे हैं कि हमने अब जो नई चीज तैयार की है, पॉइंट तैयार किए हैं, वो भी बहुत बेहतर चीज है सर, लेकिन लग तो रहा है कि कुछ अच्छा हो रहा है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, दुनिया भर के लिए और हमारे लिए भी अच्छा होगा। लेकिन अब भी मुझे बहुत मुश्किल लगता है, उस दिन भी जब हम लोग चर्चा करें तब भी मैंने कहा कि जो 28 पॉइंट प्रोग्राम दिया वो तो रूस का फेवर का एजेंडा है, तो इसलिए उसको मानना। देखिए, युद्ध में जब आप आ जाते हो तो छोटा देश हो बड़ा देश हो, वो फिर वो अपने ईगो की लड़ाई की तरह से भी लड़ता है। हालांकि आपको याद हो ये कैसे बढ़ रही है आगे बात कि जेलेंस्की ने कहा कि हम ज़मीन और ज़मीर दोनों हमारे संकट में आ गए, तो इसका मतलब वो बहुत प्रेशर में है, पहली बात। अब ये 28 पॉइंट से 19 पॉइंट पे आ गए, तो उसमें से रूस की जो फायदे की चीज़ें थी वो कम की, वो शर्तें बाहर हुई है। तो क्या रूस उसके लिए तैयार होगा, नहीं होगा? और मैं मार्को रूबियो की बात पर ज़्यादा थोड़ा सा भरोसा करता हूँ विदेश मंत्री के तौर पर, क्योंकि वो ट्रंप से ज़्यादा ट्रंप साहब तो फिर कल कह सकते कि नहीं, यदि पुतिन नहीं मान रहा तो मैं जेलेंस्की के साथ खड़ा हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी के साथ खड़े होते हैं किसी समय। तो अब उनका भरोसा नहीं, लेकिन मार्को रूबियो जैसे कह रहे हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर्स क्या होता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को स्पेस लेकर डिटेल में जाते हैं और फिर समझते हैं कि भाई इसकी क्या रेस्पॉन्सेज है, क्या है। तो वहाँ से मुझे संभावना लग रही है, लेकिन अब भी ये समझना कि बस अब ये कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब ये 19 पॉइंट का प्रोग्राम पर जब रशिया के साथ बात होगी तो फिर उसमें से हो सकता है 2 पॉइंट्स और जुड़ जाएं कि नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, इतना किया। मार्को रूबियो ने बोला भी कि भाई देखिए ये कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, इसमें आगे पीछे कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता देता हूँ इस किस्से में, क्योंकि मैं उसको देख रहा था जब परवेज मुशर्रफ के साथ ये शिखर सम्मेलन हो रहा था, समिट हो रही थी आगरा में हमारी, तो उस समय जसवंत सिंह और वो थे कसूरी साहब, विदेश मंत्री पाकिस्तान के, वो 2 लोग कर रहे थे। एक होटल में प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के लोग, एक तरफ परवेज मुशर्रफ। तो इस होटल से इस होटल जाकर वो ड्राफ्ट 25 बार बदला, और उसमें एक शब्द पर कि भाई एक शब्द ये वाला बदलना चाहिए, एक शब्द इस पर बदलना चाहिए, और वो सारा ड्राफ्ट पेंसिल से बन रहा था, क्योंकि पेंसिल को आप इरेज कर सकते हो ना। जी सही बात है। अच्छा, तो ये तो फिर पूरी जंग रुकवानी, और फिर वो आखिरी शब्द एक जगह अडवाणी जी के स्टैंड से अटक गया, फाइनल हो गया। तो वो ऐसा बहुत आसान। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड चलूंगा क्योंकि समय बहुत कम रह गया। मैं आपसे कह रहा था एक दूसरी जंग जो है वो ऐसा लग रहा है कि दस्तक दे रही है। ट्रंप की और शी जिनपिंग की, चीन के राष्ट्रपति की, कल फोन पर बातचीत हुई। इसमें महत्वपूर्ण यह है कि इस बातचीत के बारे में पहले कोई सूचना नहीं दी गई थी। आमतौर पर यह होता है कि 2 बड़े देश जब बात करने वाले होते हैं, और खासकर अमेरिका और चाइना के, तो पहले दुनिया को पता होता है, लेकिन ये बातचीत पहले हुई और बाद में इसकी खबर दी गई। ट्रंप ने अपने मतलब की बात बताई कि हमने इसके अंदर जो हमारे चीन के साथ मुद्दे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के और मैग्नेट्स के मुद्दे जो हैं कि उस पर वो रोक ना लगाए, ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल वगैरह होते हैं उसके ऊपर वो रोकथाम करे। हमने ये मुद्दे की ट्रेड की बात हुई, वो हमारा सोयाबीन खरीदेगा और मक्का खरीदेगा। चाइना ने दूसरी बात की। चाइना ने कहा कि शी जिनपिंग साहब ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि ताइवान हमारी रेड लाइन है, ताइवान चीन का हिस्सा है और वो चीन उसको क्लेम करेगा और लेगा। इससे ये बात दुनिया में एक बार फिर ये बहस शुरू हो गई कि क्या चीन ताइवान को लेने के लिए अब सैन्य ताकत का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसके पीछे पिछले कई हफ्तों में देखिए क्या क्या हुआ। जापान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अगर चीन हमला करेगा तो हम भी अब सेना के साथ देंगे। तो चीन के राजदूत जो वहां चीन में थे उन्होंने कहा कोई ऐसा करेगा तो हम उसका गला काट देंगे। इस किस्म की बातें हो रही थी वहां पर। अब सवाल यह है कि अमेरिका की दी हुई सुरक्षा गारंटी पर ही ताइवान अभी इतने दशकों तक खड़ा रहा चीन के सामने, लेकिन ट्रंप साहब
कि इनका भरोसा कितना करें कितना ना करें। तो अब ताइवान को भी लग रहा है, ताइवान को हथियार भी बेच रहा है अमेरिका। अभी $1 बिलियन के हथियार और देने की बात की है ताइवान को। लेकिन चाइना का जो मूड लग रहा है वो ये कि अब ये मामला बड़ा लंबा खिंच गया, क्या ताइवान पर चीन हमला कर सकता है? सीधी सीधी बात है प्रोफेसर साहब। देखिए, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि ताइवान पर हमला करा, लेकिन कल की एक खबर जरूर है कि ताइवान से 110 किलोमीटर दूरी पर जापान ने चाइना से सटे हुए आइलैंड पर अपना मिसाइल तैनात कर दिया है, और जिसको चीन ने कहा कि ये एग्रेशन वाला है, एग्रेसिव जो है वो पोस्चरिंग है जापान की तरफ से, और ये हमें स्वीकार्य नहीं है। मज़ेदार बात यह है कि देखिए, आज अमेरिका जो कुछ भी कहे, लेकिन ये तो सच्चाई है ना कि यूक्रेन को युद्ध में झोंका किसने? नाटो ने झोंका, उसके पीछे अमेरिका भी थे, उस समय की प्रशासन उसके लिए तैयार था। और सच मानिए तो वो अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी की एक बहुत बड़ी फेलियर कहा जा सकता है कि रूस को चाइना के नज़दीक खड़ा कर दिया अमेरिकन पॉलिसी ने, यूक्रेन को रसिया से भिड़ा करके। आज जब आज इस हालत में आप इस प्रकार के ड्राफ्ट लेकर के आ रहे हैं, इसका मतलब दो बहुत साफ साफ है। नाटो ने पुतिन के आगे आत्मसमर्पण कर दिया है, उनकी हैसियत नहीं, वो कह रहे हैं कि हम अब सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, आपने हमें लड़ने की क्षमता नहीं है। वो कह रहे हैं कि 20 गुना वो ताकत, मतलब अंत में रूस की शर्तें ही मानी जा रही हैं और बिल्कुल यूक्रेन को ही कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये जो दूसरा युद्ध था, अब देखिए आगे इसमें क्या बात होती है। मैं आपको अपने पड़ोस की बात और बता देता हूं। हमारे पड़ोस में इस वक्त क्या हुआ, कल एक आपको मालूम है कि हमला हुआ, एक सुसाइड अटैक हुआ पेशावर में, पाकिस्तान में। इसमें 3 लोग उनके मारे गए, कई लोग उसके अंदर घायल हुए। ये फिर टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जो है ये हमला किया था। अब इसके बाद खबर है कि कल रात को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक फिर की। मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक बार फिर बॉर्डर हॉट हो गया है, बॉर्डर पर एक बार फिर एक दूसरे पर हमला जो है वो शुरू हो गया है। ये इसका तीसरा चौथा राउंड है जो इस वक्त चल रहा है। अब ये बात आगे क्या होगी, क्या ये एक बार फिर कोई बड़ी शक्ल ले सकता है? खबर है कि एक बार फिर से जो पुराने मध्यस्थ थे तुर्की, कतर, वो फिर एक्टिव हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हम एक मीडिएशन सेंटर ही बना देंगे जो दोनों देशों के हालात पर और इन ऐसे तत्वों पर जो है वो नजर रखेगा। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि कोई व्यक्ति जो है वो बस चाह रहा है किसी तरह की ये दोनों देश जो हैं किसी तरह युद्ध में उलझ जाएं। त्रिपाठी जी, नहीं, देखिए, ये एक मुश्किल तो है क्योंकि जिस तरह की स्थितियां वहां बन रही हैं, और मतलब इसमें दूसरे का हम कैसे कहें कि दूसरा कोई चाह रहा है। हम तो ये देख रहे हैं कि इनके बीच में भी आपस में जो स्थिति है वो ऐसी नहीं है कि वो युद्ध की स्थिति में न बने। नहीं, अब ये पाकिस्तान चाह रहा है या तालिबान चाह रहा है? नहीं, ये मतलब अब दोनों की तरफ से कई बार ऐसे जो दिखता है, कई बार लगता है कि तालिबान बिल्कुल कुछ नहीं चाहता है। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पिछले कुछ समय में चाहे वो केपीके हो या डूरन लाइन को लेकर उनके बयान हो, तो तालिबान की तरफ से आक्रामक रहे। पाकिस्तान ने क्या किया पिछले कुछ समय, उसको लगा कि थोड़ी हमारी अमेरिका वाली ताकत आ गई तो हम धक्का देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे। तो असली झगड़ा वहां से शुरू हुआ। तो ठीक है कि अमेरिका चाहता है, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में आपस में बहुत कुछ सेटल होना, और एक बार सेटल हो जाए तो अच्छा रहेगा। अरे सर, एक ट्रंप का स्टेटमेंट भी है, मैं दिखाना चाह रहा था, समय नहीं है। ट्रंप ने फिर कहा कि बागराम एयरबेस अफगानिस्तान का छोड़ना हमारी बहुत बड़ी भूल थी और हमें फिर एक बार उसको हासिल करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान रह रहकर जो अफगानिस्तान पर हमला कर रहा है, उसके पीछे मुझे लगता है अमेरिका की बड़ी भूमिका है। और अमेरिका चाहता है कि एक बार पाकिस्तान लड़े अफगानिस्तान से, फिर अफगानिस्तान खदेड़ा जाए, और या जो बगराम एयरपोर्ट का जो चल रहा है कि जो वापस अमेरिका चाहता है, ट्रंप जैसे चाहते हैं, वो वापस देना चाहता है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि बहुत संभावना कम है। दोनों देशों के बीच में छिटपुट हिंसा हो रही है। अभी कल ही 3 जगह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने वहां पर की, और उनके मतलब सिविलियन मारे गए, उसके अंदर 15 सिविलियन मारे गए, 10 और 3 महिला मारे गई है। तो मुझे लग रहा है ये आने वाले दिनों में लड़ाई बढ़ सकती है।